बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं गुरु। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं गुरु। आज हम एक ऐसे गुरु की बात कर रहे हैं जिन्होंने पैरा बैडमिंटन के खेल में लगभग 400 से ज्यादा खिलाड़ी तैयार किए हैं। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं गौरव खन्ना जी की, जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं गौरव खन्ना जी से उनकी लाइफ के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोमल झा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पब्लिक ओपिनियन। आज हम एक ऐसे शख्सियत से रूबरू होंगे जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव जी। गौरव जी, आपको द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है। पहले तो मैं आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में जानना चाहता हूं कि किस तरह का ये पूरा जर्नी था जो आपको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया, और सबसे ज्यादा टफ टाइम कब आया? देखिए, जब मेरा लास्ट नेशनल्स 1998 में हुआ, जहां पर मेरा नी इंजर्ड हो गया और उसके बाद उसका ऑपरेशन कराना पड़ा, तो मेरा प्रोफेशनल बैडमिंटन कैरियर ऑलमोस्ट इट हैड कम टू एन एंड। और उसके बाद फॉर्चुनेटली थोड़ा जॉब भी मेरा उस टाइम हो गया एंड आई बिकेम कंपनी कमांडर इन आरपीएफ डिपार्टमेंट। और उसके बाद मेरे को ट्रेनिंग पे भेज दिया गया एंड व्हेन आई केम बैक टू लखनऊ, अदरवाइज भी मैं जहाँ पोस्टिंग रहा, मेरा पहला पोस्टिंग हाथरस में रहा। वहां पर भी आई यूज्ड टू सी मेनी पर्सन्स जो हियरिंग इम्पेयर्ड थे और स्टेशन पे ऐसे ही ग्रुप बना के रह रहे थे, छोटे बच्चे भी थे एंड दे डिड नॉट हैव एनी वर्क टू डू। और मैं भी ड्यूटी जब नहीं रहता था मेरा, उस टाइम मैं भी इंक्लाइंड होता था कि मुझे बैडमिंटन खेलने का मन करता था। तो मैंने उन बच्चों के लिए ऐसी कुछ रैकेट वैकेट खरीद लिए एज अ पोस्ट कमांडर, और हम लोग उनको इन्वॉल्व किया अपने साथ। और आई यूज्ड टू फाइंड कि उनको भी अचरज हुआ कि जाहिर सी बात है एक पुलिस ऑफिसर साथ में आरपीएफ का कंपनी कमांडर उनके साथ खेल रहा है। और मेरे को ये लगा था कि वो इधर उधर की चीजों में, गलत चीजों में इन्वॉल्व हो रहे थे, पिक पॉकेटिंग और दूसरी चीजों में इन्वॉल्व होते थे। तो जस्ट लगा कि फीलिंग ऑफ इंक्लूजन, और मैं भी अकेला था और वो बच्चे भी शायद उनके माँ बाप भी नहीं थे। एक का था पर दो बच्चे ऐसे ही थे, उनके माँ बाप भी नहीं थे, प्लस और डेफ लोग थे। तो मैंने उनकी साइन लैंग्वेज वगैरह भी सीखनी शुरू की थी, मेरा पहले ही इंक्लिनेशन था इस तरफ। और आई यूज टू मेक अ मतलब सोसाइटी टाइप का मैंने बना दिया उन लोगों को साथ में रहने का, खुद पैसे दे दिए मैंने उसको, कहा कि ककड़ी बेच सकते हो तुम, और ऐसे करके इट स्टार्टेड सिंपली ये जर्नी। और बैडमिंटन का तो एंड हो गया था। तो जब 2000 में मैं लखनऊ वापस लौटा तो अड़ीसो में अपना बैडमिंटन कोर्ट थे, यहाँ पर भी ऑल्सो द डेफ कम्युनिटी वाज इन टच विद मी एंड दे यूज्ड टू कम, एंड जो बच्चे थे जो बैडमिंटन खेलते थे और खेलना चाहते थे तो मैं उनको एनकरेज करता था। तो इट्स जर्नी स्टार्टेड लाइक दिस विद द डिसेबिलिटी ट्रेनिंग करने के लिए। बाकी तो बैडमिंटन क्योंकि मेरा बचपन से ही पैशन था, तो आई बिकेम द नेशनल अंपायर आल्सो इन 2000। देन अपना टेक्निकल लाइन में आगे बढ़ता रहा, खुद भी खेलता रहा, और साथ में डिसेबल्ड लोगों को स्टार्टेड विद द हियरिंग इम्पेयर्ड एथलीट्स, उनको ट्रेनिंग करता रहा। और स्लोली वो इस लेवल पे आ गया कि यूपी बॉडी ने, they have recommended me, before I was the coach for UP Def team, UP Def badminton team, and they recommended me to be the national coach of Indian Deaf badminton team। और वो slowly started हुआ, और कई international tournament के बाद 2009 Chinese Taipei I became the coach for India, chief coach for India। Then in 2010 Indonesia Asian Pacific Games I was also the chief coach, जहाँ पे medal winning performance हुआ हम लोगों का। 2011 में in World Championship I became the coach for the Asian Deaf badminton team, जहाँ पे चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, जापान सब लोग मेरे अंडर में ट्रेनिंग कर रहे थे। एंड स्लोली वो डेफ का सफर बढ़ता गया। एंड 2 ओलंपिक्स के बाद कुछ अपॉर्चुनिटी अराइज हुआ, एंड साई वांटेड मी टू बी द कोच फॉर Indian para badminton team, and that time the journey started with para athletes, and
पिछले 5 सालों में मतलब अगर 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और एक एशियन चैंपियनशिप को मिलाकर और काफी इंटरनेशनल इवेंट्स के बाद वी हैव क्रॉस द मेडल टैलीज 317 मेडल क्रॉस कर चुके हैं, जिसमें 96 गोल्ड मेडल्स हैं। एंड दिस वे द थिंग्स हैव स्टार्टेड एंड आई एंजॉय बीइंग विद माय प्लेयर्स। और अभी नेशनल कैंप लखनऊ में चल रहा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टोक्यो पैरालंपिक्स, सो इट इज ऑन। बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने आपका रिकॉर्ड भी देखा है, आपने कई ऐसे खिलाड़ी तैयार किए हैं जिन्होंने होप पूरी तरीके से छोड़ दी थी। लगभग 300 से ज्यादा खिलाड़ी हैं जिन्होंने काफी पदक भी जीते हैं, और बात करें तो कई ऐसे खिलाड़ी बड़े ऊंचे स्थान पर भी अभी वो बैठे हुए हैं और लगातार वो मेडल पे मेडल जीतते आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए टैलेंट तो सबके पास होता है, और टैलेंट के बाद कई बार इंसान को गाइडेंस नहीं मिलती है, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी तक नहीं पहुंच पाते हैं। कई बार अपॉर्चुनिटी तक पहुंच जाते हैं तो फैसिलिटीज नहीं मिलती है। कई बार फैसिलिटीज मिलती है तो फिर और दूसरी दिक्कतों के कारण सफर अधूरा रह जाता है। बट इसी गैप को ब्रिज करना ही हम लोगों का काम है। सो वी डिड लाइक दिस। सबके अपने टैलेंट्स हैं, सबकी अपनी कैपेबिलिटीज है। हमने तो केवल फैसिलिटेट किया है कि वो रिफाइन होकर, अगर उनको बैडमिंटन खेलना आता है तो वो कैसे प्रोफेशनली खेलें, कैसे उनको रिफाइन करें, ट्रेनिंग को कैसे टारगेट ओरिएंटेड करें और अल्टीमेटली रिजल्ट गेन करें। तो इट्स जस्ट हम जरिया हैं, बाकी बड़े लोगों का आशीर्वाद और ऊपर वाले का फजल है। सर, क्योंकि आपकी जर्नी काफी लंबी रही है, आपने बताया कि आपके साथ जो ट्रेजेडी हुई उसके बाद फैमिली ने किस तरीके से आपका सपोर्ट किया? देखिए, मेरे पेरेंट्स तो काफी अर्ली स्टेज पे ही नहीं चले गए थे, खासकर मेरे पिताजी। और मैं जब 17-18 साल का था तभी पिताजी नहीं रहे थे, और मदर हाउसवाइफ नहीं थी, मदर भी वर्किंग थी, तो बहुत ज्यादा अटेंशन स्पोर्ट्स की तरफ नहीं हो पाता था, और वी हैड अ स्ट्रगल टाइम, काफी स्ट्रगल था उसमें मैं। बट एनीवे, चीजें बदली और आई एम नाउ अ मैरिड पर्सन। माय वाइफ इज देयर, शी इज वेरी सपोर्टिव टू बैडमिंटन। और मैं दिन भर घर में नहीं रहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा सेक्रीफाइस उनकी तरफ से ही है कि घर पे नहीं रहने के कारण शी यूज्ड टू मैनेज माय किड्स एंड ऑल। और बेटी भी बैडमिंटन खेलती थी, शी वाज आल्सो डिस्ट्रिक्ट चैंपियन, और काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। वो फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन लीग भी खेलने गई थी, स्कूल एक्सप्रेस के नाम से था, शटल टाइम के नाम से। बट अल्टीमेटली मैं नहीं खिला पाया उसको, क्योंकि मेरा ही ऑक्यूपेशन अपने एथलीट्स के साथ ज्यादा था, तो अपने घर पे ही मैं ट्रेनिंग नहीं दे पाया। बट नाउ माय सन इज प्लेइंग एंड ही इज आल्सो प्लेइंग वेरी गुड, तो मुझे काफी एक्सपेक्टेशन है वो कुछ कर पाएगा। हाँ, टाइम कंस्ट्रेंट तो डेफिनेटली है कि मैं जितनी ट्रेनिंग मतलब अपने घर पे नहीं दे पाता हूँ, उतना समय भी नहीं दे पाता हूँ, तो डेफिनेटली सेक्रीफाइस तो उनकी तरफ से बहुत ज्यादा है कि मेरे को पीसफुल माइंड के साथ खड़ा होना पड़ता है नेक्स्ट डे, और मुझे घर की चिंताओं से मुक्त होना पड़ता है अपना फुल देने के लिए। तो आई एम थैंकफुल टू माय फैमिली। सर, क्योंकि आप कोच है तो आप दिन भर में कितना ट्रेनिंग दे देते हैं? कितने अभी तक खिलाड़ियों को आपने ट्रेनिंग दिया है, और साथ ही कितना टाइम आप घर को देते हैं और कितना टाइम आप पूरे ट्रेनिंग सेशन को देते हैं? सिंपल कंपैरिजन करें तो घर का टाइम तो बहुत नेग्लिजिबल है अभी, तो फिर भी संडे को मैं कभी कभी घर आ जाता हूँ, बट अदरवाइज हम लोग कैंप में ही रहते हैं। मॉर्निंग सेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है 5:30 बजे से, 6 बजे हमारे ऑन कोर्ट स्टार्ट हो जाते हैं, और 6 से लेकर 8:30 बजे तक हमारा एक सेशन रहता है, और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद 11:30 हम दोबारा रिपोर्ट कर देते हैं ऑन कोर्ट। बीबीडी एकेडमी में खेल रहे हैं अभी आजकल हम लोग, नेशनल कैंप लगा हुआ है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। और फिर 11:30 बजे से वो सेशन लगभग 2:30 बजे तक चलता है। 2:30 बजे के बाद हम लोग अपना लंच करने के बाद, थोड़ा आराम करने के बाद, इवनिंग में 5:30 बजे फिर से हाजिर हो जाते हैं कोर्ट में। तो रात तक ये सेशन चलता रहता है, तो एक तरीके से फुल ऑक्यूपेशन बैडमिंटन पर ही है। और फैमिली का टाइम अगर मुझे समय मिला तो संडेज को आई यूज्ड टू बी विद माय फैमिली। सर, क्योंकि आपके पुराने खिलाड़ियों से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। जब वो परेशान हो जाते हैं तो आप काफी मोटिवेट उनको करते हैं। देखिए, हर चीज को देखने का नजरिया होता है। कई लोग होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन आप अपॉर्चुनिटीज में समस्याएं ढूंढ लेते हैं आप। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको समस्याएं मिलती हैं, उन समस्याओं में से वो अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं। तो केवल ये नजरिया है सोचने का कि मुसीबत है, अदरवाइज
हम सभी लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं, प्रिविलेज्ड हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। जो कुछ हमको मिला है, अगर अपने से नीचे देखें तो कितने लोग उन चीजों से वंचित हैं। और लेकिन संतुष्ट इंसान को नहीं होना है, इसलिए अपने से ऊपर देखें कितने लोग हमसे आगे हैं। तो इंसान को केवल जब भी दुखी हो तो अपने से नीचे देख ले कि उनसे दुखी लोग हैं। और मोटिवेशनल स्पीकर वाली कोई बात नहीं है। जस्ट मैं जैसा सोचता हूँ, जैसा मेरा एटीट्यूड है, वो मैं दूसरे को कन्वे करता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि वो मुझ पर विश्वास करते हैं, दे यूज्ड टू लिसन। और क्योंकि मैंने एक स्ट्रगल का एक समय बिताया है, तो मैं चीज़ों को, वास्तविकताओं को समझता हूँ। और मतलब धरातल में रहने की सबको सलाह देता हूँ, चाहे जितने भी ऊपर हो जाएं आप लोग। बाकी समस्याएं तो आनी है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। कोई भी इंसान बिना समस्याओं के नहीं है, तो दैट्स बड़ी डील नहीं है, बहुत छोटी बात है वो। सर, किसी युवा को अगर पैरा बैडमिंटन में अपने आप को निखारना है या फिर उसमें जाना है, तो किस तरीके से आगे बढ़ना होगा? क्योंकि डिसेबिलिटी के बाद होप छोड़ देते हैं लोग, या वो युवा हो या फिर वो खिलाड़ी हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि डिसेबिलिटीज तो हमारे मस्तिष्क में विद्यमान है, खाली एक सोच है। अदरवाइज अगर हम बचपन से हमारे साथ कुछ हो तो हम उस चीज को एक्सेप्ट करके ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और सिमिलरली आज हम और आप ठीक तरीके से बात कर रहे हैं। हम वी नेवर नो, फ्यूचर इज अनसर्टेन। कल को हम उस तरीके से हमारे साथ कोई समस्या हो सकती है, और हम में हमारे पास भी कुछ मतलब कुछ कमी हो सकती है। तो ये कोई बात नहीं है। सोच का नजरिया सोसाइटी का बदलना होगा सबसे पहले डिसेबिलिटी की तरफ से। और हमारे एथलीट्स कहीं से भी सिंपैथी नहीं चाहते हैं, ना ही हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा सोचा जाए। दे आर प्रोफेशनल एथलीट्स, और अपनी जो कोई भी समस्या है उसको भूल के कैसे कोर्ट पे रिजल्ट करना है, कैसे परफॉर्म करना है, ये मेन टारगेट होता है, राइट। लेकिन प्रैक्टिकली क्योंकि कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर एज अ कोच ध्यान देना जरूरी है। अदरवाइज वो इंजरी बढ़ सकती है, वो एग्रेवेट हो सकती है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ सकती हैं। तो प्रोफेशनली हमको सोचना ही होता है कि हम ट्रेनिंग का पार्ट कैसे करें। और डिसेबल्ड एथलीट्स की ट्रेनिंग के लिए कोच को ज्यादा थॉटफुल होना पड़ता है इन कंपैरिजन टू एबल बॉडी एथलीट्स। तो मुश्किलें हैं, जैसे व्हील चेयर एथलीट है, उसको अपनी व्हील चेयर से कोऑर्डिनेट भी करना है, शटल कॉक के नीचे भी आना है, फिर अपने शटल को एग्जीक्यूट करना है, फिर सेंटर में जाके नेक्स्ट स्ट्रोक के लिए रेडी हो जाना है। एक मैन मशीन कोऑर्डिनेशन है, मुश्किल काम है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आदमी एक रस्सी के सहारे भी बड़ी बड़ी छतें पार कर लेता है। तो कहीं ना कहीं अभ्यास एक ऐसी शक्ति है जो कि करते 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 इंसान को मजबूत कर देता है। तो हम लोग भी बस उसी अभ्यास के तहत, उसी प्रैक्टिस के साथ और कड़ी मेहनत पर विश्वास करके आगे चल रहे हैं, और सफलता मिलती जा रही है। सर, आपकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है और किस तरीके से क्या आप कर रहे हैं? और साथ ही जो आपकी ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, ये कितने दिनों का है? देखिए, ट्रेनिंग सेशन तो रुका ही नहीं पिछले 4 साल से। और बेसिक टारगेट ये था कि सारे एथलीट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक कैंप ट्रेनिंग टाइप की स्टार्ट करी जाए। तो वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले समस्याएं थोड़ी सी थी क्योंकि हम काफी टाइम स्पोर्ट्स कॉलेज में रहे, रेलवे स्टेडियम में प्रैक्टिस करी, बदल बदल के कर रहे थे क्योंकि एक स्थान नहीं था। बट फॉर्चुनेटली नाउ अभी ओमेक सिटी लखनऊ में एक्सीलिया स्कूल स्थित में हमको एक प्लेस मिल गई है जो कि डेडिकेटेड पैरा बैडमिंटन एकेडमी है। तो हमारे पास एक डेडिकेटेड सेंटर हो गया है, भारत का पहला डेडिकेटेड पैरा बैडमिंटन एकेडमी। यहाँ पर हम लोग फैसिलिटीज भी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें एथलीट्स को रिकवरी के लिए जिम, सोना बाथ, स्टीम बाथ, आइस बाथ, हाइड्रोथेरेपी और मसाज, सब कुछ एक जगह पर ही मिल जाए। और वो भी जो भी सुविधाएं पूरे वर्ल्ड में रिकवरी के लिए, एथलीट के लिए जरूरी है, हम उसको वहां पर कर रहे हैं, ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो वो एकेडमी मिलने के साथ ही हम लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हो गए हैं कि हमारी अब ट्रेनिंग में कोई बाधा नहीं उत्पन्न हो रही है। तो ट्रेनिंग तो कंटिन्यू है हमारी अब, क्योंकि और अभी हाल ही में साई ने हमारा कैंप भी सैंक्शन कर दिया है, जो कि हम बाबू बनरसीदास बीबीडी गोमती नगर एकेडमी में कर रहे हैं। ये कैंप अभी 31 मार्च तक सैंक्शन है, और उस टाइम हमारी टीम दुबई भी जा रही है फॉर दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल, अभी इसी महीने की बात है। और मतलब अल्टीमेटली अगर गवर्नमेंट कैंप नहीं भी होता है तो भी हमारे पास कैंप के लिए अब जगह है। तो हम लोगों का कैंप रुकने वाला नहीं है। शॉर्ट टर्म टारगेट में तो टोक्यो ओलंपिक्स ही सामने पड़ा हुआ है अभी हमारे, जो कि अगस्त में के बाद से तो सितंबर में स्टार्टिंग में हो रहा है। और उसके बाद हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जापान में होने वाला है, तो उसकी भी तैयारियां हैं। उसके बाद यूथ एशियन गेम्स और
दूसरे इवेंट्स हैं, तो हमारे पास शॉर्ट टर्म टारगेट्स बहुत सारे हैं, तो कैंप तो रुकना ही नहीं है हमारा। सर नए नए साल में जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ये आपसे आखिरी सवाल है और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि आपने देखा कि पिछले साल क्या हुआ और नए साल में सबको होप है कि सबके साथ अच्छा हो। देखिए, पिछले साल भी कोविड सिचुएशन रही, पर फॉर्चुनेटली मैं और जो भी एथलीट यहाँ पर थे, हम लोगों ने खेलना एक भी दिन नहीं छोड़ा। इंडोर कोर्ट्स बंद हो गए थे, गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स थे, वो भी फॉलो करने ही थे, बट हम लोगों ने क्या किया, गार्डन में एक आउटडोर कोर्ट बना लिया और वी कंटिन्यूड आवर ट्रेनिंग, और उसमें हमने स्किल्स पे बहुत वर्कआउट किया, और उसके कारण हमारे 2-3 एथलीट बहुत ही स्ट्रांग निकल के आए हैं इस समय। तो सबसे पहला मैसेज यही है कि किसी भी परिस्थिति में, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि सम पीपल फाइंड डिफिकल्टीज इन द अपॉर्चुनिटीज एंड फ्यू पीपल फाइंड अपॉर्चुनिटीज इन एवरी डिफिकल्टी। तो सबसे पहले कोई समस्या आई है तो उसमें से आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगी। आप अपॉर्चुनिटी ये थी कि सब कोविड के कारण प्लेयर्स को नई फैसिलिटी मिल रही होगी और आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि रेस में कोई एक जना खड़ा है पर आप भाग सकते हैं। आप ऐसी अपने साथ सुविधाएं उत्पन्न करिए। नंबर 1, किसी भी परिस्थिति में रुकने का नहीं है। किसी भी स्पोर्ट्समैन अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो रुक पाएगा, उसे अपनी फिटनेस, अपनी चीजों पे वर्कआउट करना ही पड़ेगा। नंबर 1। बाकी का मेरा मैसेज सोसाइटी के लिए ज्यादा है, क्योंकि कई पैरा एथलीट्स को, जैसे आपने इनिशियली मेरे से पूछा कि गाइडेंस नहीं मिल पाती है कि कहाँ खेलने जाना है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आई मीन सर्च फॉर द एथलीट्स। बहुत हाई टाइम है कि अब हम सोचें 2024, 2028 और 3032 ओलंपिक्स के बारे में। इसके लिए हमें यंगस्टर्स की जरूरत है, उनको ट्रेनिंग करने की जरूरत है। आप अपने चैनल के माध्यम से मेरा नंबर फ्लोट कर सकते हैं, 9839045592। अगर आपके घर में, घर के आसपास, स्कूल में, कहीं पे राह चलते भी कहीं आपको पैरा एथलीट या कोई ऐसा एथलीट दिखता है जो कि बैडमिंटन खेलने को इच्छुक है, या उसके माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा कुछ करके दिखाए, तो कोई डिसेबल्ड हो गया है तो अफसोस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो कल को भारत के लिए एक पदक विजेता बनेगा और आपके लिए एक गर्व का एक सूचक बनेगा। तो मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है। थैंक यू सर हमसे जुड़ने के लिए। आशा करता हूं कि जो आपका मैसेज है कई लोगों तक पहुंचे, और जो प्रतिभा है, क्योंकि प्रतिभा की कमी नहीं है देश में, और आप देख सकते हैं कि हमारे समाज में कई जो खिलाड़ी हैं, बस उनको मार्गदर्शन की जरूरत है, और आपने पूरी तरीके से उनको गाइड भी कर दिया। आपने अपना नंबर भी दे दिया है कि आप आपसे वो बात कर सकते हैं और जो गाइडेंस है वो ले सकते हैं। थैंक यू सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू रघुनाथ सर, थैंक यू सो मच।